आइए, आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की कहानियों की लाइब्रेरी में। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह। आज आप सुनेंगे साहित्य की कहानियों के भंडार में से हुस्न तबस्सुम नेहा जी की लिखी हुई कहानी दायरों के दरमियाँ, मेरी आवाज़ में। हुस्न तबस्सुम नेहा जी हिंदी साहित्य की युवा एवं प्रतिभाशाली कथाकार हैं। सुनिए उनकी कहानी दायरों के दरमियाँ। अचानक सुबह फ़ोन बजा तो अब्बा चौंक पड़े। रिसीव किया तो पता चला अगले महीने अफजल यूपी आ रहा है। बता रहा था, अब्बू अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अगले महीने की 12 तारीख तक आ जाऊंगा। अब्बू फ़ोन लिए लिए ही मुंह ताकती पत्नी आमना बेगम से फुसफुसाए, अफजल आ रहा है। और आमना बेगम ने लपक कर फ़ोन की बलाएँ ले लीं। बहनें चिहुक उठीं। फिर क्या था, महीने भर पहले से ही घर की सफाई सुथराई शुरू हो गई। पर्दे चादरें सब खरीदी जाने लगीं। अफजल उमर साहब की पहली औलाद था। उसके बाद 2 बेटियां और थीं। अफजल एक खूबसूरत, बिंदास और जिम्मेदार नवयुवक था। पूरा ख़ानदान व मोहल्ले का चहेता, पढ़ाई में भी अव्वल। शहर के ही डिग्री कॉलेज से फर्स्ट क्लास में BA की डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई जारी रखने की ख्वाहिश थी, मगर ख़ानदान के लोगों ने यह कहकर उसे हतोत्साहित कर दिया कि मुसलमान को नौकरी कहाँ। फरहाना के घर वालों ने भी दबाव बनाया कि अब उसे पढ़ाई जारी न रखकर कुछ काम धाम संभालना चाहिए, और अंततः उसने कहीं बाहर जाने का मन बना लिया। कुछ दिनों बाद ही उसे हैदराबाद की किसी कपड़े की कंपनी से बुलावा आ गया और वो चल दिया अपनी किस्मत आजमाने। कुछ दिन उसे वहाँ सामंजस्य से बैठाने में परेशानी हुई, पर बाद में खुद को वहीं के हिसाब से ढाल लिया। कुछ दिनों बाद वो घर भी पैसे भेजने लगा। माँ बाप का दिल बाग बाग। बेटा काम से लग गया। अम्मी सारे ख़ानदान में बड़े फ़ख्र से अफजल का नाम लेती, बहनें उसके नाम पर इतराती। पिता के लिए वो एक बड़ी तसल्ली बन गया था। इसी तरह वक्त कटता गया था और 4 साल पूरे हो गए थे। अब जाकर उसके आने की खबर आई थी तो सब निहाल हो गए थे। अम्मी को कुछ न सूझा तो जाकर 3-4 पैंट शर्ट के कपड़े खरीद लाई उसके लिए। पिता ने सुना तो उलाहा, कम अक्ल कहीं की, क्या ज़रूरत थी कपड़ों की, आखिर वो खुद भी कपड़े की कंपनी में ही काम करता है। तो क्या हुआ, 4 साल से तो अपना खरीदा हुआ ही पहन रहा है। अब भला कोई और हाथ उठा कर दे, उसकी तो खुशी ही अलग होती है। वो चुप मार गए। फरहाना का जी अलग ही खुशी से हिलोरे मार रहा था। कैसे उठकर लखनऊ आ जाए उसका अफजल और कभी ना उससे अलग हो। उसने मन ही मन तय किया था कि इस दफ़ा अफजल को निकाह करके ही जाना होगा, वैसे तो जाने ही न दूंगी। ये बात वो फ़ोन पर ही कितनी दफ़ा कह चुकी थी। फरहाना का घर लखनऊ में ही नखास में था, अफजल का घर अमीनाबाद। अफजल फरहाना की खाला का बेटा था और उनकी शादी बचपन में ही तय थी। अल्लाह अल्लाह करके महीना ख़त्म होने पर आया। पूरे घर की धड़कन तेज हो गई। 12 तारीख आई। सुबह से ही माहौल मह मह कर रहा था। अम्मा सोच सोच पकवान बनाई जा रही थीं, जो भी अफजल को ज़रा भी पसंद था। तसव्वुर में अफजल मुस्कुरा रहा था। पूरा गुलाबी रंग, गहरे काले कंधे तक झूलते बेतरतीब बाल, पहनावे में बेहद सजग, ऊंचा कद, हर वक्त होठों से फुलझड़ियाँ छोड़ता हुआ। वो मन ही मन सैकड़ों बलाएँ ले डालती। उनके घर की रौनक। वहीं फरहाना के तस्वुर में भी अफजल कुछ अलग नहीं था। बार बार अफजल की मुस्कुराती आंखें उसे छेड़ती रहती। वो रूठती तो उठाका मार के हंसता और उसका हाथ थाम लेता। तुम रूठती हो तो लगता है कायनात रूठ गई। मस्खरे कहीं के। मुझे खुद में खो जाने दो माय डियर। देखो कहीं मैं ही ना खो जाऊं। नो, ऐसा कुफ्र मत बोलो, मार डालोगी क्या? नौटंकी। ये छेड़छाड़ सोचती हुई वो मन ही मन मुस्कुरा पड़ती और अफजल से मिलने की बेचैनी और तेज़ हो जाती। ठीक शाम को 6 बजे दरवाजे की कुंडी खड़की। दोनों बहनें दरवाज़ा खोलने दौड़ीं। दरवाज़ा खुलते ही अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह की आवाज़ आई और बहनें धक सी रह गईं। सम्मुख जो आकृति थी उसे पहचानने और फिर स्वीकारने में थोड़ा वक्त लगा। सामने लंबे कुर्ते और टखने तक के सफ़ेद पाजामे में अफजल खड़ा था। सिर के लंबे बाल गायब थे। पूरा चेहरा लंबी दाढ़ी से ढक गया था। चेहरे पे हल्का कलछुआपन सा फैल गया था। सिर पे टोपी,
हाथ में घड़ी, पाँव में चप्पलें, दोनों कंधों पर टंगे बड़े बड़े बैग। एक डोलती सी आवाज़ आई, कैसी हो रज़िया और शकीला? दोनों ने सर्द आवाज़ में जवाब दिया, ठीक हूँ भाईजान। दोनों खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गईं। अम्मी का दिल आवाज़ सुनते ही बल्लियों उछल पड़ा। तब तक अफजल सामने आ खड़ा हुआ था और अम्मी तख्त से उठते उठते रह गईं। सीने पर जैसे किसी ने हथौड़े बरसा दिए। एक गहरी नज़र से अफजल को देखा और तड़ से गिरकर बेहोश हो गईं। अफजल ने दौड़कर उन्हें थाम लिया। दोनों लड़कियां अम्मी अम्मी कहकर माँ से लिपट गईं। अब्बू दौड़कर पानी ले आए और बीवी के चेहरे पर छिड़कने लगे। कुछ मिनट बाद अम्मी की आंखें खुलीं, होश लौटे और चीख पड़ी, या अल्लाह, ये क्या उलिया बनाकर आया है कमबख्त, आईना देख जरा, या खुदा, ये दिन भी देखना लिखा था। कहते हुए वो फिर बिलख बिलख कर रो पड़ी। अब्बू और अफजल ने चोर नज़रों से एक दूसरे को देखा और हचकचा गए। अब्बू ने समझाया, आमना पागल मत बनो, बेटा कितनी दूर से आया है, उसका इस्तकबाल करो। किसी तरह से आमना बेगम ने सिसकियों को काबू किया। बुझे मन से उठी, मुंह धोया, बेटियों ने चाय नाश्ता बनाया, अफजल ने कपड़े निकाले, नहा धोकर कपड़े बदले, फिर नाश्ता किया। दोनों बहनें बावर्ची खाने में बैठी गुफ्तगू कर रही थीं। ये भाईजान को क्या हो गया, सारी सूरत ही बिगाड़ के रख दी है। सहेलियों ने मिलने आने को कहा था, कल किस मुंह से सामना करूंगी उनका, सब खिल्ली ही तो उड़ाएंगी। बहनों के पास फरहाना ने भी कई बार फ़ोन किया, मगर बहनों ने कोई जवाब ही न दिया। फरहाना ये सोचकर रह जाती कि 4 साल बाद उनका भाई आया है, सब उसी में मगन होंगी। मैं भी कैसी बावली हूँ जो फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही हूँ, थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। बहनों ने भाई को रात का खाना खिलाया और अपने कमरे में जाकर सो गईं। अम्मी बेहद बुझी बुझी सी, लगा लहरों भरा समंदर अचानक थमकर शांत हो गया हो। चेहरे पर फैला गुलाबी रंग पीला पड़ चुका था। अब्बू इधर उधर डोलते रहे। अफजल को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था, जैसे किसी अजनबी के घर घुस आया हो। बेटियों को छोड़कर सभी रात भर करवटें बदलते रहे। अम्मा अब्बू से फुसफुसा रही थी, मुए ने क्या हुलिया बना लिया है, मैं जानती तो कभी ना बाहर भेजती इसको, कैसा रूखा फीका सा लग रहा है, लगता है कोई अजनबी घुस आया है हमारे घर में। क्या कहा जाए, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कह तो रहा था कि कपड़े की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अब्बू ठंडी सांस खींचते हुए बोले, मेरे तो सारे अरमानों पर घड़ों पानी फिर गया। अब बेकार की बात मत करो, जब तक है वो खुश खुश रहो, बोलो बतियाओ, महीने भर बाद चला ही जाएगा। ये कौन सी बात है, इकलौता बेटा है हमारा, कोई गैर थोड़े ही है जो उसके जाने की बाट जो हूँ। क्या क्या ख्वाब सजाए थे। कहते कहते उनका गला रुंध गया। अब्बू ने संभाला, जो जैसा भी है उसे कबूल करो, इसी में हम सबकी भलाई है। सुबह जब सब लोग जागे तो देखा अफजल नहा धोकर फारिग हो चुका था। अब वो कुरान की तिलावत कर रहा था। बहनें घर के काम में जुट गईं। अम्मी बावर्ची खाने में चली गईं। कुछ देर बाद तिलावत ख़त्म कर अफजल बरामदे में आया और बहनों को प्यार से बुलाया, फिर बोला, रज़िया और शकीला, ये रहन सहन तुम्हारा ठीक नहीं, फजर क्या हमेशा छोड़ देती हो? दोनों कुछ नहीं बोली। वो आगे बोला, कल से फजर न कज़ा हो, दुनिया से क्या लेकर जाओगी? ये अंग्रेज़ी और हिंदी की पढ़ाई आखिरत में काम नहीं आएगी, तिलावतें किया करो। फिर अम्मी की तरफ मुखातिब हुआ, और अम्मी आप भी? जब आप ही अमल ना करेंगी तो बच्चे क्या करेंगे? अपनी आखिरत बनाइए। ये क्या बेतुकी ज़िंदगी जी रहे हैं आप लोग? अम्मी झेप गई, बोली कुछ नहीं। फिर वो उठकर कमरे में गया और अपना हैंडबैग उठा लाया। बहनों ने ललचाई नज़रों से एक बार उधर देखा, शायद भाई कोई कीमती तोहफे लाया हो। अफजल ने कुछ पैकेट निकाले और बहनों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो तुम दोनों के लिए पोत के कपड़ों का हिसाब, सालों पहनोगे, ख़राब ना होगा। रज़िया और शकीला के जैसे होश फाख्ता हो गए। बड़े बुझे मन से उसे ले लिया। अंदर कसैलापन खुल गया। उनने तो सोचा था भाई लचके बूटे वाले सलोने पैरहन लेकर आएगा, सहेलियों को दिखाऊंगी तो वो अलग हंसेंगी। तभी अफजल ने बैग से तस्बीह की कई लरें निकालीं और उनमें से एक अम्मी की तरफ बढ़ा दिया। अम्मी, ये आपके लिए है। अम्मी ने हाथ बढ़ाकर ले लिया, आंखों से लगाकर चूमा और शकीला को देती हुई बोली, शकीला, मेरे कमरे में खूंटी पर टांगा। अफजल ने एक पैकेट और निकाला।
शकीला, ये एक और हिसाब है, फरहाना आएगी तो उसको दे देना या घर पे ही दे आना। ठीक है भाईजान। और तीनों वापस बावर्ची खाने में चली गईं। पर अफजल के अंदर जैसे कुछ टूटा जरूर था। अपने तोहफ़ों के लिए उसने अम्मी और बहनों की तरफ से बेदिली महसूस की थी, पर कुछ कह नहीं सका। कुछ देर बाद बहनें आकर दस्तरखान पर नाश्ता लगा गईं। दोपहर बाद रज़िया और शकीला की सहेलियों का आना जाना शुरू हुआ। रज़िया और शकीला ने जो अपने भाई की तारीफ़ों के पुल बांधे हुए थे वो टूट गए। कुल 5 सहेलियां आगे पीछे आईं। अफजल को देखती, एक बारगी चौंकती और सीधे सलाम कर आगे बढ़ जाती, मगर कमरे में जाकर वे रज़िया और शकीला से ये पूछना नहीं भूलती, हे तेरे भाईजान को प्रॉब्लम क्या है? ए शकीला, तेरा भाई तो अव्वल दर्जे का मुल्ला लगता है। फरहाना ने क्या देखा था इसमें? पहले तो ऐसे नहीं थे, रज़िया ने मुँह बनाते हुए कहा और दीवार पर टंगी अफजल की तस्वीर की ओर इशारा कर दिया। यार, शादी उससे करनी है, तस्वीर से थोड़ी करनी है। अब इस नमूने से कोई बेवकूफ़ी शादी कर सकता है। खामोश, चली जाओ यहाँ से। वे लड़कियां मुंह बिचकाती वापस हो गईं, मगर शकीला और रज़िया का चेहरा जैसे रोने रोने का करने लगा। तभी फरहाना की कॉल आ गई। शकीला ने फ़ोन रिसीव किया तो फरहाना की बेताबी से सनी आवाज़ सुनाई पड़ी। शकीला, क्या हाल है? सब ठीक है ना? हाँ। क्या बात है शकीला, बड़ी बुझी बुझी लग रही हो, तुम्हें तो चहकना चाहिए। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। क्या मतलब, साफ साफ बताओ। कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। ओ शिट, अच्छा, मेरे लिए क्या लाया है? हिजाब। क्या? उफ, हिजाब या बुर्का अब नहीं समझी? क्या बकती हो, दिमाग ख़राब हो गया है क्या मेरे अफजल का? उसे पता है मैं कितनी रोशन ख्याल हूँ, वो खुद भी कितना तरक्की पसंद इंसान है। क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, लगभग चीखते हुए शकीला ने फ़ोन काट दिया। शकीला से बात करके फरहाना का जी अजीब सा हो गया। एक अनजाना सा डर आसपास घेरा बनाने लगा था। वो बारहा अपने मन को समझाती, पर न जाने कौन सी शय उसे डरा डरा जाती। किसी तरह से रात कटी और वो सुबह होते अफजल के घर की तरफ निकल ली। अभी सभी नाश्ता पानी से ही फारिग हुए थे कि दरवाज़ा खड़का। शकीला ने जाकर दरवाज़ा खोला और फरहाना को देखकर डर सी गई। तो तुम? उसको नज़रअंदाज करते हुए फरहाना आगे बढ़ गई। अम्मी घर पर नहीं थीं, दोनों बहनें ही थीं। अफजल बरामदे की तरफ पीठ किए कमरे में बैठा डोल डोल कर कुछ पढ़ रहा था। रज़िया बरामदे में ही पलंग पर बैठते हुए उधर उचटती सी निगाह डालते हुए बोली, ये मोहतरमा कौन है? दोनों फिर से हंस दी, बोली कुछ नहीं। तब तक अफजल आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। फरहाना को सलाम किया। फरहाना एकाएक जैसे आसमान से गिरी हो। कुछ समझ ना पाई और जब समझ पाई तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। ए हे तुम, ये क्या गद बना ली है? क्या बकती हो? अल्लाह की खिदमत करने वाला बंदा हूँ। ऊपर वाले ने सही राह रस्सा पे डाल दिया है मुझे। मैं कितना गुनहगार हुआ जा रहा था। फरहाना के सिर पे जैसे हथौड़े बरस रहे थे, आंखों में बादल घेराए। वो रुआसी सी तड़प उठी। नहीं नहीं, कभी नहीं। या अल्लाह, ये सब क्या है? शकीला, फरहाना को इसका तोहफा ला के दो जरा। शकीला ने पैकेट लाकर थमा दिया फरहाना को। फरहाना ने बुझे मन से निकाल कर देखा और वैसे ही वापस लिफाफे में डाल दिया। अफजल उसका चेहरा पढ़ रहा था। उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन आंखों में बादल अच्छे नहीं लगते। इतने दिनों बाद देखा मुझे तो जज्बाती हो गई। अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। नहीं, मैंने जिससे मोहब्बत की थी वो कोई और था, मर गया वो। इस दरमियान बहनें अंदर खिसक ली थीं। फरहाना ने एक ठंडी सांस खींची और खड़ी हो गई। अफजल ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। नहीं फरहाना, तुम्हारी सोच गलत है। देखो, इस बार मैं तैयारी से आया हूँ, निकाह करके ही जाऊँगा। कहते हुए फरहाना ने उसके हाथ से दुपट्टा खींच लिया और चिल्लाई, आईना देखा है? और पाँव पटकती हुई तेज़ कदमों से घर से बाहर हो गई। अफजल ठगा सा खड़ा रह गया। बड़ी मायूस सी फरहाना घर लौटी और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। पीछे पीछे अम्मी भी अफजल का हाल जानने के लिए दौड़ कर आईं, मगर फरहाना का हाल देखकर सहम सी गईं। क्या बात है बेटी, उसने कुछ कहा क्या? नहीं। बाहर जाके कहीं और तो नहीं बच गया है? मैं उसकी मैयत निकलवा दूंगी, बता तो उसकी ऐसी की तैसी। नहीं अम्मी, अब मैं उससे शादी नहीं करने वाली।
वो सिसकती हुई बोल गई। अम्मी के पैरों तले की ज़मीन निकल गई। या अल्लाह, ऐसा क्या हो गया? खुदा के लिए बता तो सही। मेरा जी बैठा जा रहा है। क्या कमी है मेरे उस चांद से भांजे में? तो खुद जाकर देखो अपने उस चांद को। रुखसाना बेगम सोच में पड़ गईं। उनको पंख लग गए, मगर अभी बेटों और शौहर से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। सोचा पहले खुद जाकर सूरत हाल जानूं, आखिर माजरा क्या है। जैसे तैसे शाम हुई और वो बहन आमना के यहाँ जा पहुंची। दरवाज़ा इस बार अफजल ने खोला। उन्होंने एक उचटती सी निगाह डाली उस पर। उसने सलाम किया। वो सलाम का जवाब देती हुई आगे बढ़ गई और दालान में जाकर बैठ गई। बहन और भांजिया भी सलाम करके उन्हीं के पलंग पर आकर बैठ गईं कि रुखसाना बेगम ने पूछा, कहाँ है अफजल? सोचा कि फुर्सत निकाल कर मैं भी मिल ही आऊँ। तभी बहन ने इशारा किया, अरे आपा, वो कौन है जिसने आपको सलाम किया है? कि तभी अफजल पीछे से आ गया। रुखसाना बेगम ने पलट कर देखा और देखती रह गई। चश्मा ऊपर नीचे किया, फिर बोली, या मेरे खुदा, ये कौन सी शक्ल अख्तियार कर ली है? तुम तो गए थे काम करने, वहाँ मुल्लों की मजारटी ज्वाइन कर ली क्या? अफजल तिलमिला गया। ये क्या बात है खाला जान, इतनी बेअदबी से नाम लेती हैं आलिमों का जो हम सबको सही राह दिखाते हैं। वो जैसे काँप रही थी। वो बोला, हम सबको अपनी आखिरत बनानी चाहिए, दुनियावी चमक दमक हमारे काम थोड़ी आएगी। रुखसाना खाला भी भड़क उठी। मुल्ला, रहने दो ये तकरीर, जाओ अपना काम करो मुल्ले कहीं के। खुदा को याद करने के लिए मदारियों की सी शक्ल बना लेना ज़रूरी था क्या? झाड़ू फिरे तेरी सूरत पर। खाला जान, आप अपनी हद पार कर रही हैं। वो तड़क उठा। ए, आवाज़ नीची, वरना वो थप्पड़ धरूंगी कि 7 पुश्तें याद आ जाएंगी। आया है दीन पढ़ाने। लगता है हम सब बेदीनी हैं। ये शक्ल बना लेने से फरिश्ता हो जाएंगे। फिर वो बहन आमना बेगम की तरफ मुड़ी। वही मैं कहूँ कि छोरी क्यों बिदक गई? खाला जान, उसे समझाइए ना। रहने दे, अब मुझे खुद नहीं ब्याहना अपनी बेटी तुझ नौटंकी की मिर्जा को। नाम मत लेना अब मेरी बेटी का। क्या कमी है मुझ में? आपकी बेटी को खुश ना रख पाऊँ तो कहना। आईना देखा है? कहती हुई वो झप से उठीं और एक ही झटके में घर से बाहर हो गईं। दोनों बहनें आमना बेगम और अफजल एक बार फिर ठगे से देखते रह गए। रात को जब अम्मा अब्बू को सारी सूरत हाल बता रही थीं तो वो यही कहे जा रहे थे, इस वक्त उसे हमारी ज़रूरत है, उससे मोहब्बत और खुलूस से बोलो, उसे कुछ एहसास ना होने दो, 4 दिनों बाद वो खुद ही जाने वाला है। मैं क्या करूं? वो जो एक बेलौस वाला पंथ था अब वो कहीं खो सा गया है। उसके सामने जाती हूँ तो लगता है किसी गैर के सामने खड़ी हूँ। वो जो बेसाख्ता मेरे गले से लिपट जाता था और मैं प्यार और दुलार से फटकारती रहती थी, वो सारा बेबाकपन उन दाढ़ी मूँछों के पीछे कहीं खो सा गया है। यानी मेरा बेटा ही खो गया है। ये जो आलिम मेरे घर में है वो कोई फरिश्ता है, कोई फ़कीर है जिसके सामने सिर्फ अदब से सिर झुकता है, जी में प्यार नहीं उमड़ता। मैं क्या करूं? कहते कहते आमना बेगम रो पड़ी। दूसरे दिन दुकान जाते वक्त पिता उमर साहब उसे दुकान आने को कह गए कि उसका थोड़ा मन लग जाएगा। जब वो दुकान पर पहुंचा तो अब्बू ने उसे कुरेदा, अफजल, तुम अपने घर में खुश तो हो? सच पूछो तो अब्बू, नहीं। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसी ने खामोशी तोड़ी। सब मुझसे गैरों का सा बर्ताव करते हैं, जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया हो। मैं कितने अरमान लेकर आया था। फरहाना भी खफा हो गई। दरअसल गलती तुम्हारी नहीं, उनकी भी नहीं। बेटा, ये तो आदमी की फितरत होती है कि उसे नई चीज़ों और नए हालात को कबूल करने में थोड़ा वक्त लगता है। हम जब पहले से उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें अपनाने में भी वक्त लगता है, क्योंकि हम उस चीज़ के आदी नहीं होते, और फिर धीरे धीरे ही हम उन चीज़ों से निकलकर दूसरे खाके में खुद को बैठा पाते हैं। इसलिए चीज़ें संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है। क्या करें अब्बू? गया तो था कपड़े की कंपनी में काम करने, मगर बदकिस्मती से पहले महीने में वो घाटे में चली गई और बंद हो गई। मैं वापस आ नहीं सकता था, क्योंकि सबने मुझसे इतनी उम्मीदें बांध रखी थीं। वहीं एक लड़के ने बताया कि उर्दू अच्छी आती हो तो यहीं पर एक मदरसा है, वहीं लग जाओ। मैं गया और रख लिया गया। फिर मुझे वहीं के लिहाज से ही हुलिया चेंज करना पड़ा। मैं बाबू बनकर तो मदरसे में नहीं पढ़ा सकता था ना। धीरे धीरे मैं उसी में रम गया और फिर मुझे उसी खुदा की दुनिया में मज़ा आने लगा।
क्या पता वहाँ मुझे बुलाने में खुदा की ही कोई मसलहत रही हो कि वो मुझसे अपनी खिदमत करवाना चाह रहा हो। अब तो मैं खुदा की खिदमत करते करते ही दुनिया से जाना चाहता हूँ। वही रब उल आलमीन हम सबका बेड़ा पार करेगा। वाकई दुनिया तो फ़ानी है, हम सब तो एक मामूली इंसान हैं। उसने अपनी खिदमत में मुझे लिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तुम्हारा फ़ैसला अपनी जगह सही है, मगर तुम दूसरों को अपनी तरह जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सबके जीने के अपने अपने तरीके होते हैं। अगर तुम अपनी जगह सही हो तो वो लोग भी अपनी जगह सही हैं। अपनी माँ बहनों को उनके हिसाब से जीने दो। मगर ये गलत है। मैं उन्हें तमाम बुराइयों से दूर अल्लाह की राह पर लाना चाह रहा हूँ। मेरे होते हुए अगर वो गलत रास्ते पर चलती हैं तो मैं गुनहगार होऊंगा। खुदा के घर मेरी पकड़ होगी। तुम ये भूल रहे हो कि अभी उनका बाप जिंदा बैठा है, उनके लिए बेहतर सोचने के लिए। अभी ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है और ये काम तुम मुझ पर ही छोड़ दो। मेरी बीवी और बेटियां बहुत नेक और समझदार हैं। खुदा उनके लिए भी अच्छा ही करेगा। फिर बांधे बाजार नहीं लगता। और हाँ, दायरों में अगर पानी को भी बांध कर रखो तो बदबू पैदा करने लगता है। वो पीने के लायक तभी तक रहता है जब तक उसमें रफ्तारी हो। तो हम सब तो एक इंसान हैं। ये आप कह रहे हैं? देखो बेटा, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, तुम्हारा फ़ैसला बहुत अच्छा है। बाकी मैं सोचता हूँ इंसान को दौर के लिहाज से चलना चाहिए। मुझ पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी है और ये भी नहीं कि उन्हें यूं ही कहीं फेंक देना है। एक बाप होने के नाते उनकी हाजिर से मुस्तकबिल तक की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन्हें कामयाब और सुकून की ज़िंदगी देने का ख्वाब देखता हूँ। इसके लिए उनको हर तरह से तैयार करना चाहता हूँ। आजकल लोग जाहिल नहीं, पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करना चाहते हैं। यही नहीं, अब तो नौकरी पेशा को तरजीह दी जाती है। हम उन्हें पर्दे में बैठा के खुदा की राह में धकेल देंगे तो कोई उन्हें पूछने भी नहीं आएगा। मगर मैं एक बाप होने के नाते चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ किसी भी तरह किसी से पीछे न रहें। वे दौर के लिहाज से चलें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और खुश रहें। मैं उनका बाप हूँ, उनकी जिम्मेदारी तुम मुझे निभाने दो। अफजल यक बयक सन्नाटे में आ गया। सहसा समझ नहीं पाया कि वो क्या कहे, क्या समझे। अब्बू ने आगे जोड़ा, हाँ, बाप होने के नाते तुम्हें भी एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि ये तुम्हारा हुलिया तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। अब्बू, बस बहुत हो गया। क्या आपको होश है कि आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल होश है, तभी कह रहा हूँ बेटे। देखो, माहौल ख़राब चल रहा है। सरकार तो अपनी है नहीं, बखूबी जानते हो। हर दाढ़ी टोपी वाले को वो लोग शक की निगाह से देखते हैं। जाने ऐसे कितने ही बेकसूर नौजवानों को सिर्फ शक के बिना पर या दुश्मनी निकालने के लिए इन लोगों ने जेलों में भर दिया है। कुछ नहीं हुआ तो दहशतगर्द कहकर शूट कर देते हैं। सब जानते हो, दाढ़ी टोपी का मतलब ही आतंकवाद हो गया है। इसलिए संभल कर रहना। गैर मुस्लिम इलाकों की तरफ भूल कर भी मत जाना। कि तभी बगल में बैठे दुकान के लड़के ने चुटकी ली, भाईजान अब भगवा पहना करो, एक अदद चुटिया भी रखवा लो। चुप, अब्बू ने डांटा। अफजल उसे घूर कर रह गया। बातें आई गई हो गईं, मगर अफजल के दिमाग पर अब्बू की बातें बैठ गईं जैसे। वो घर वापस आकर कमरे में गुमसुम सा पड़ा रहा। जहन में आंधी तूफान चल रहे थे। शकीला, रज़िया 1-2 बार आकर चाय को पूछ गई थीं। कुछ जवाब न मिलने पर अम्मा बहनें छनकीं। क्या बात हो गई? आखिर अम्मा ही गईं। क्या बात हो गई बेटा? कुछ नहीं अम्मी, सिर में थोड़ा दर्द है। अम्मी बाहर गईं और एक डिस्पिरिन और एक गिलास पानी लाकर उसे दे गईं। जी तो चाहा बहुत कुछ पूछने का, मगर लगा जैसे किसी ने मुंह पर हथेली जमा दी हो। ये कैसा बेगानापन है कि एक दूसरे के बीच खाई से फासले खुद गए हैं। शकीला के हाथ चाय भेज दी। शकीला चाय देकर वापस आकर ओसारे में बैठ गई। रज़िया आकर धीमे से अम्मी के कान में फुसफुसाई, अम्मी, सास भी कभी बहू थी कब से छूटा पड़ा है, कितने एपिसोड निकल गए। अम्मी ने शी की आवाज़ निकाली। चुप रहे, अफजल सुन लेगा तो बड़बड़ाएगा। वो ठुनक कर चली गई और दूर जाकर बैठ मुंडेर पे कबूतरों का कुकवाना देखने लगी। जब से अफजल घर में आया है, तीनों औरतों का रूटीन ही बदल गया है। अल सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करना, तिलावत करना, फिर घर के काम निपटाना, बीच बीच में नमाज और अफजल की तकरीरें। कितनी बोरिंग हो गई है लाइफ। टीवी खामोश, रेडियो खामोश। ज़्यादा हुआ तो अब्बू शाम को न्यूज़ सुन लेते हैं रेडियो पर। लगता है सारे रंग ही खो गए हैं। कहाँ कि एक वो दिन थे कि अफजल मोहम्मद रफ़ी के नगमे गा गा कर पूरा घर सिर पे उठा लेता था। अम्मी चीखती रहती,
ए हे रफ़ी मोहब्बत की औलाद बंद भी कर। और वो चिढ़कर कहता, अरे अम्मी तुम भी लता मंगेशकर से कम कहाँ हो, गाकर तो देखो कितना सुकून मिलता है। मौसीकी तो दुनिया की रग रग में बसी है अम्मी। बस अब रहने दे तानसेन की औलाद। अब्बू मुस्कुराते रहते, बहनें इस नोक झोंक का मज़ा लेती रहती। और एक ये दौर कि सब ख्वाब सा लगता रहता, जैसे सारे लोग दायरों के दरमियान कहीं चस्पा कर दिए गए हैं जहाँ से उठकर जाना कठिन है। कहाँ चले गए वो रेशम से दिन। रज़िया शकीला रोज़ बीच नींद में मुँह अंधेरे उठती हैं तो वज़ू बनाते हुए एक दूसरे से पूछती हैं, ये भाईजान कब जाएंगे? हम लोगों का कॉलेज भी छूटा पड़ा है, अब उस हिजाब को लगाकर कैसे जाया जाए। इसी उजलत में उनके दिन बीत रहे थे। अफजल को आए लगभग 9 दिन हो गए थे। उस गुपचुप माहौल में उसका मन भी उकताने लगा था। कोई मिलने मिलाने आ जाता तो घड़ी भर उन सबके साथ उठ बैठ लेता, बाकी खामोश ही रहता। कभी कभी उसे भी बहनों के बेलौस कह कहे याद आते, जो अब जाने कौन से समंदर में दफन होकर रह गए थे। मगर वो भी अपने खोल से कहाँ निकल पाया था। अपने आसपास उसने ऐसा घेरा बना लिया था जिसे लांघ कर जाना ना उसके वश में था और ना ही बहनों में इतना साहस। अम्मा भी बेहद संभल संभल के रहती। अब्बू आते तो वो रेडियो लेकर कमरे में चले जाते और कुछ देर सुनकर होड़ लपेट कर सो जाते। अजीब सूनापन तारी हो गया था। ठीक 12वें दिन वो अब्बू के कमरे में आया और बोला, अब्बू मैं सुबह निकल रहा हूँ, मदरसे से फ़ोन आया है कि फ़ौरन आना होगा। अब्बू ने समझ लिया कि अफजल अब खुद भी उकता गया है और यहाँ से भागना चाहता है। फिर भी कहा, क्यों कुछ दिन और ठहर जाते, छुट्टी मिल जाए तो। अब जाने कब आना हो। नहीं अब्बू अब मुझे जाना होगा। एक और बात कहनी है। फरजाना से कई दफ़ा बात करने की कोशिश की मगर नहीं हो पाई। उसने किसी से कहलाया है कि वो एक ही शर्त पर बात कर सकती है, जब मैं पुराने रास्ते पर लौट जाऊं, जो मुमकिन नहीं है। इसलिए आप खाला से कह दीजिएगा कि वो फरहाना का रिश्ता कहीं और करने के लिए आज़ाद हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो वही करो, तुम भी समझदार हो, मैं कह दूंगा। अम्मी हालांकि अंदर से काफ़ी बुझ सी गईं उसके जाने की खबर सुनकर, मगर कहा कुछ नहीं। बहनों को लगा जैसे कोई ठंडी फुहार सी आकर उन्हें भिगो गई है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी की युवा लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा जी की लिखी हुई कहानी दायरों के दरमियाँ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।